ये जो देखिए थंबनेल आपने देखी है, इसके बारे में भी बात करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले दी हिंदू न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस है आज का, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए 12 जुलाई का जो न्यूज़पेपर है आज का, जो हिंदू एनालिसिस, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा वीडियो के। और ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए आज का, देखिए चलो पहले थोड़ा सा ना एक बार हम ऐसे करते हैं कि एक चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट, उसको बारे में डिस्कस करते हैं, फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैंने उसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन निकाला है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जो अबू सलेम है उसको फ्री कर दिया जाए। अब ये बंदा इंसान है कौन? ये बंदा है ना अबू सलेम, जिसको बोल रहे फ्री कर दो। 1993 का केस हुआ था, मुंबई ब्लास्ट केस, ठीक है जी। उसमें उस बंदे को जेल मिली और जेल की जो टर्म है 25 ईयर्स की, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि वो पूरी हो चुकी है। और इसमें हुआ क्या था कि ये बंदा पोर्चुगल भाग गया था, तो उसकी एक्स्ट्राडिशन हमने करवाई थी और पोर्चुगल को बोला था कि जो भी हमारी कमिटमेंट रहेगी हम उस पर मतलब रहेंगे कि भाई इस बंदे को बाद में छोड़ देंगे, या फिर जितनी भी इसकी सज़ा रहेगी। और 25 ईयर पीरियड है जो वो कैलकुलेट अगर हम करते हैं कि अक्टूबर 2005 से वो क्या हो चुका है, कहते हैं जी पूरा हो चुका है। इस कुछ मतलब दिन रात का इनका चक्कर रहता है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि जब 25 साल इसके पूरे हो चुके हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड है खुद ही कि वो एडवाइस करे प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट जी के पास एक पावर है 72 आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के कि जो एपिलेंट है उस बंदे को रिलीज कर दिया जाए। और ये हमारी नेशनल कमिटमेंट्स थी, किसके साथ में? पोर्टुगल के साथ में, मतलब इंटरनेशनल लेवल की चीज़ होगी, है कि नहीं? तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि हम ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ये वो चीज़ें हम मानते हैं, तो वो कौन सा आर्टिकल है? अब इसमें देखिएगा आप, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। नंबर 1 है इसमें आर्टिकल 48, नंबर 2 आर्टिकल 49, नंबर 3 आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51। तो इसमें से आपने सही आंसर बताना है, कौन सा आंसर सही होएगा, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हमें और इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिमिशन करने की बात की जा रही है। वो बोलते कि प्रेसिडेंट के पास जो रिमिट करने की पावर है उसको यूज़ करवा देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम देखते हैं कौन कौन सी अलग टर्म्स आती है हमारे पास। देखिए पहली चीज़ तो होती है पार्डन। पार्डन का तो मतलब होता है बिल्कुल ही कंप्लीटली अब्जॉल्व कर देना। कोई भी सज़ा मिली हुई थी बंदे को, उसको कंप्लीटली ख़त्म कर देना, अब्जॉल्व कर देना, उसको हम बोलते हैं पार्डन। फिर उसके बाद में कॉम्यूटेशन आता है। कॉम्यूटेशन में हम बोलते हैं जैसे डेथ सेंटेंस है उसको हम कुछ कम्यूट कर देते हैं, है ना। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में डेथ सेंटेंस को चेंज कर दिया, मतलब जो लाइटर फॉर्म है उसका वो होएगा, ना कि डेथ सेंटेंस मिलेगी। फॉर ये एग्जांपल है, कॉम्यूटेशन में जो लाइटर फॉर्म है हम वो कर देते हैं। रिमिशन में हम क्या कर देते हैं, सेम करेक्टर रहता है, लेकिन जो उसकी जैसे कॉम्यूटेशन में हमने क्या किया, कॉम्यूटेशन में तो सज़ा ही बदल दी, लेकिन इसमें जो सज़ा है वो वही रहेगी, लेकिन जो उसके साल हैं कुछ और चीज़ें उसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा। जो नेचर है वो सेम रहेगी, लेकिन जो सेंटेंस है उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे कम कर दिया जाता है। फिर अगर हम यहाँ पे रिस्पाइट की बात करते हैं, रिस्पाइट में होता क्या है कि कुछ जैसे कुछ स्पेशल जो स्पेशल फैक्ट्स को देखते हुए फिजिकल डिसेबिलिटी किसी को, किसी कन्विक्ट को, या कोई प्रेग्नेंट विमेन है ना, ऑफेंडर है जो, तो उसकी जो सज़ा है उसको सेंटेंस है वो जो कम कर दी जाती है, इसको हम बोलते हैं रिस्पाइट। और फिर आता है रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। स्पेशली जैसे डेथ हो गया तो डेथ के सेंटेंस में वो बोलेंगे चलो इतने टाइम का हम आपको रिलीफ देते हैं कि भाई आप इतने टाइम तक आपको डेथ सेंटेंस है जो वो नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी डेथ सेंटेंस ही, चाहे वो आज मिले चाहे वो कल मिले। तो पहली चीज़ तो ये टर्म्स होगी जो कि इससे चीज़ से रिलेटेड थी। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट इज हैविंग पावर, तो गवर्नर के पास भी कोई पावर है इस तरह की, है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि गवर्नर के पास अगर पावर है उसमें चेंज क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों के पास पावर्स है जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 में यहाँ पे लेकिन डिफरेंस रहता है। 161 गवर्नर, 72 प्रेसिडेंट। अगर हम यहाँ पे कोर्ट मार्शल की बात करते हैं, जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, पार्डन को ग्रांट करना, एक्सटेंड्स इन केस वेयर द पनिशमेंट और स्टेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, बट आर्टिकल 161 के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। मतलब अगर कोर्ट मार्शल में भी कोई पनिशमेंट मिली हुई है उसके लिए प्रेसिडेंट के पास में पावर है, बट नॉट पावर विद द गवर्नर, ठीक है जी।
और डेथ सेंटेंस में भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल द केसेस वेयर द सेंटेंस गिवन इन द सेंटेंस ऑफ डेथ। जो पार्डनिंग पावर है गवर्नर की वो डेथ सेंटेंसेस केस में नहीं चल सकती, ठीक है। वो मतलब जो डेथ सेंटेंस का केस है वो सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेट पार्डन है वो सिर्फ कौन कर सकता है यहाँ पे, ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट कैन डू, गवर्नर इज नॉट हैविंग दिस पावर एट ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। ये कुछ हमारा टॉपिक आता है, ये टॉपिक रिलेट करता है आपका GS2 के साथ में विच इज़ पॉलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये पहली न्यूज़ है। नंबर 2 आज हमने डिस्कस करना है, यहाँ पे एक न्यूज़ आई हुई है रिगार्डिंग गोदावरी। देखिए जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी डेल्टा है इन दी ग्रिप ऑफ फ्लड्स, ये चीज़ आई हुई है, लेकिन हमें गोदावरी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, जो गोदावरी है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है और इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। जो गोदावरी रिवर है वो राइज होती है त्रिम्बकेश्वर से, जो कि नियर नासिक मतलब महाराष्ट्र के नज़दीक पड़ जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अंत में जो ड्रेन आउट होती है वो कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है जी। पहली चीज़ तो ये होगी हमारे पास। नंबर 2 ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ तक इसका फैला हुआ है। जैसे हमने पहली बात की कि महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रही है, तो फिर उसके बाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दी पुडुचेरी, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आप देख सकते हो, प्रवरा हो गया, परना, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, मानेर और दी सबरी, ये कुछ मतलब ट्रिब्यूटरीज हैं। इसका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बन सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल सिग्निफिकेंस। जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, जो कुंभ मेला है वो ऑन दी बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर इन दी नासिक जो है, नासिक में लगता है। और अगर हम अदर लोकेशंस की कुंभ की बात करें तो आपको एक तो पता ही है, गंगा हो गया, ठीक है, हरिद्वार में। और यूपी में अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे जिसको हम प्रयाग में अगर बोलें तो गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती रिवर, ठीक है, माइथिकल, और शिप्रा रिवर इन दी उज्जैन। तो 4 लोकेशंस यहाँ पे आपने याद रखनी है, गंगा, हरिद्वार और यहाँ पे प्रयाग हो गया नंबर 2, नंबर 3 उज्जैन, शिप्रा और गोदावरी रिवर इन दी नासिक। डिस्प्यूट किस किस के बीच में इसका चलता है, ये एक वाटर शेयरिंग जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है आंध्रा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटका के बीच में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है और ये इन्फॉर्मेशन आपका टॉपिक बन जाता है यहाँ पे GS1 का, जहाँ पे हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, जहाँ पे रिवर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है, ये जो न्यूज़ है ये इसमें थोड़ा बहुत पार्ट फिर भी बन सकता है GS2 से रिलेटेड पॉलिटी, लेकिन ये सोलली रिलेटेड टू कि किस तरह से गोवा में हुआ, किस तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ, किस तरह से MP में हुआ, इस तरह की बात की गई है। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द UPSC सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे ये वाला जो है चीज़ ये भी GS2 से रिलेटेड है, बट नॉट विद द पॉलिटी, दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये इंडिया और चाइना की रिलेशंस के बारे में बताया गया है। उन्होंने बोला कि जिस तरह से G20 की मीटिंग हुई और उसमें साइड में जो हमारे 2 लीडर्स हैं वो भी मिलते हैं, ठीक है जी, मिस्टर जयशंकर और उनका वांग ई जो बंदा है वो मिलता है यहाँ पे। और ये 2 मिनिस्टर्स के बीच में सेकेंड मीटिंग हमें देखने को मिली इन दी 4 मंथ्स। इससे पहले न्यू दिल्ली में एक मीटिंग हो चुकी थी और ये डिससेटिस्फाइड और डिसकंटेंट दिखाती है, जो कि करंट लो लेवल रिलेशंस हमारे चाइना के साथ में चल रहे हैं। मिस्टर जयशंकर ने अपना जो पक्ष है, अपना जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे वे से यहाँ पे रखा और उन्होंने बोला कि यहाँ पे कि जो चाइना है ना, तो उसको LAC पे जो टेंशन्स हमारी क्रिएट हुई हैं, पहले तो जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, बाउंड्री क्राइसिस है, उस पर एक रिजोल्यूशन लाना चाहिए, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन जो रीसेंट एक्शंस हैं, उन्होंने बोला सुजेस्ट बीजिंग, उसकी कोई भी इस तरह की इच्छा नहीं है कि वो बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बात करे। यहाँ पे जो बीजिंग की इच्छा वो ये है कि जो इंडिया है वो मल्टीलेटरल ग्रुपिंग का पार्ट बने, जिसमें ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, और ये चाइना के साथ साथ में रशिया भी यही चाहता है, जिसमें वो काउंटर कर पाएँ किनको, वेस्ट को, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लास्ट राउंड में जो आर्मी के बीच में मिलिट्री टॉक्स भी हुई थी, ठीक है, 16th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स, उसमें भी जो हमने ब्रेक थ्रू करने में हम फेल रहे थे, जो कि पेट्रोलिंग को डिसंगेज करने की बात थी, 0.15 इन दी हॉट स्प्रिंग्स,
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे जो रिलेशन था वो अच्छे वे से दिखाई नहीं दे रहे। डेपसेंग और डेमचॉक जो एरिया है वो भी अभी तक अनरिजॉल्व पड़ा है, ठीक है। तो कोई भी एक मेजर कोई भी ब्रेक थ्रू हमें मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा इन बिटवीन द इंडिया चाइना रिलेशंस, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। सो जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ पे बोला कि शुड पुश फॉर अर्ली रिटर्न ऑफ बायलैटरल रिलेशन टू द राइट ट्रैक पे हमें लाना चाहिए। इंडिया का एक ही स्टांस है कि भाई जो LAC पे आपने गंद सा डाल रखा है वहाँ पे पता नहीं क्या ही करते रहते हो, उस चीज़ को आप ठीक करो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम है जो वो ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक। सो आगे जो न्यूज़ है वो है सेफ्टी इन द स्काई। ये बड़े ही अच्छे वे से हमने जो पहले डिस्कस किया था रिगार्डिंग DGCA में क्या है कि उन्होंने अब देखा कि यार 30 डेज़ के अंदर अंदर कहीं पे किसी के एविएशन में प्रॉब्लम आ गई, कहीं पे किसी के जेट में प्रॉब्लम आ गई, कोई सेंसर चल पड़ा या फिर कोई बर्ड टकरा गया उसके साथ में, है ना, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो DGCA ने कुछ यहाँ पे बस यही इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है कि कहाँ कहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स है वो आई, तो एज सच कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आज का है, बड़ा एडिटोरियल इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट editorial, and this editorial is related to GS3 which is related to UPSC syllabus as well as it is a very important editorial to read। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ बोली जा रही है कि जो बिगेस्ट बैंकिंग स्कैम है इंडिया में वो होने जा रहा है ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये जो केस है वो कौन सा है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड DHFL का ये केस है। और इसमें अगर हम बात करते हैं ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू द ट्यून ऑफ ₹35,000 करोड़ थ्रू फाइनेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन। और इसी के साथ में एक और जो केस हमें देखने को मिलता है ABG शिपयार्ड लिमिटेड करके, जो कि 23,000 करोड़ रुपए ले चुके हैं कहाँ से, बैंक से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टेकिंग अ हिट, जो बैंक्स हैं वो इकट्ठे होते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। कोर ऑफ कमेटी जो 7 लार्जेस्ट बैंक्स वो इकट्ठे होके उन्होंने बोला और ये मीटिंग करते हैं KPMG के साथ में। अब आपको लगेगा ये KPMG क्या है, ये ग्लोबल नेटवर्क है, प्रोफेशनल फर्म जो कि ऑडिट, टैक्स और एडवाइजरी सर्विसेज देता है। अब यहाँ पे जो CBI की रिपोर्ट थी FIR, ठीक है, उसमें भी उन्होंने बोला कि जो इंडिया है वो मोस्ट बैडली हिट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेस ऑफ 9898 करोड़, ठीक है, मतलब 9898 करोड़ जो हैं वो NPAs हो चुके हैं। और जो दिस सम ऑफ DHFL एक्वायर्ड फ्रॉम इट, मतलब जो DHFL ने एक्वायर किया। अब यहाँ पे उन्होंने बोला जो बैंकिंग सिस्टम है ना, वो किसी भी कंट्री की बैकबोन है क्योंकि इकॉनमी उससे चल रही है। तो अगर एक्सेसिव लूजेस होते रहेंगे बैंक्स को, ये सिटीज़न को ही इफेक्ट करेगा। अब ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सपोज ये बैंक है, बैंक जो लोन दे रहा है किसी भी बंदे को वो कहाँ से देगा, जो डिपॉजिट्स हैं लोगों के। और कल को अगर बैंक फेल हो जाता है, आपने देखा होगा कि बैंक बोल देता है यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बहुत टाइम तक बैंक बंद रहता है, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये एक तरह का स्कैम है ना, जो बैंक है या फिर NPAs हैं जो इनकर हो रहे हैं, ये बैड लोन्स या फिर स्कैम्स की वजह से हो रहे हैं। सो ये जो डेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो RBI भी देख रहा है, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम जो आज की है वो है NPAs हो गए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और जो कि मेजर स्कैम्स की वजह से यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम NPA की प्रोजेक्शन की बात करें तो 2021 में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यहाँ पे ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, तो आपने याद रखना RBI रिलीज करती है। इसमें हमने देखा प्रोजेक्शन ऑफ द ग्रोथ NPAs ऑफ बैंक्स राइजिंग फ्रॉम 6.9% टू 8.1% ऑफ टोटल एसेट बाय सितंबर 2022, ठीक है जी। सो यहाँ पे जो फ्रॉड्स है इन दी बैंकिंग इंडस्ट्री कैन बी ग्रुप्ड अंडर 4 क्लासिफिकेशन। एक तो 1 हो गया मैनेजमेंट, नंबर 2 हो गया आउटसाइडर, फिर इनसाइडर, ठीक है, और इनसाइडर आउटसाइडर जॉइंटली, मतलब ये इस तरह से स्कैम चलते हैं। एक तो मैनेजमेंट की वजह से जो हो रहा है कैन बी ग्रुप्ड अंडर 4 क्लासिफिकेशन, फिर आउटसाइडर स्कैम्स हैं, फिर इनसाइडर स्कैम्स है, फिर इनसाइडर एंड आउटसाइडर, मतलब दोनों मिला के। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे बताया गया कि किस तरह से स्कैम थे। जैसे आपने पहले फोटो भी देखी, विजय माल्या जो स्कैम यहाँ पे करके गया था बंदा, 9,000 करोड़ का बंदा ये जो स्कैम करके गया था। इसमें आपको पता ही है कि जो चीज़ है उसको फाइन आज कहते हैं जी 2,000 रुपीज़ का फाइन हम आपको लगा देंगे, तो डर जाएगा बंदा। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा जो NPA हाई हो रहा है वो कस्टमर के लिए, स्मॉल कस्टमर के लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसमें ध्यान से देखिएगा। सपोज कि NPA हाई है, हाई NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जिन्होंने लोगों ने लोन लिया था वो वापस नहीं दे रहे किसको, बैंक को।
अब यहाँ पे स्मॉल कस्टमर के लिए प्रॉब्लमेटिक क्यों है, जो बैंक है वो अपने बाद में जो खर्चे वगैरह है वो इंक्रीज़ करे, क्योंकि बैंक को तो पैसे निकालने, तो स्मॉल कस्टमर को और खर्चे लगेंगे तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। सो इसमें हमें बैड लोन के लिए एक अच्छे वे से देखना चाहिए कि भाई किस तरह से उसको ठीक करें, ठीक है। और यहाँ पे एक जो बढ़िया जो पॉइंट दिया है, फास्ट रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि लोन डिपार्टमेंट में है उनकी ट्रांसफर्स करते रहो भाई, उनका जो फंड है किसी कंपनी के साथ में बहुत ज़्यादा ना बने, ताकि इस तरह के जो स्कैम्स है वो ना हो पाए। फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है सिबिल हो गया जैसे, ठीक है, वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, मतलब कि कितना का बंदा स्ट्रांग है, कितना का वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके लिए बताता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रॉड को रिड्यूस किया जा सकता है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर आप सिर्फ बैड बैंक बना रहे हो या फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो आपने बनाई है NARCL, उसके वो कोई रियल सोल्यूशन थोड़ी ना है, वो रियल सोल्यूशन नहीं है भाई, आप रियल सोल्यूशन की तरफ चलो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एडिटोरियल बड़ा अच्छा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पे बात करते हैं, ये है रिगार्डिंग डार्क मैटर। देखिए डार्क मैटर बड़ी लेमैन लैंग्वेज में इसको छोड़ देते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि डार्क मैटर के साथ साथ में अभी यूनिवर्स में चल क्या क्या रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, एक आपको देखने को मिलेगा डार्क एनर्जी, नॉट ओनली डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और डार्क एनर्जी के साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डार्क मैटर, जो जिसके बारे में हमने बात करनी है। और डार्क मैटर के साथ में एक है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल केस वाला, जो कि हमें पता है। मैं आपको बता दूँ डार्क एनर्जी है ना जो, वो 68% है यूनिवर्स का, और डार्क मैटर 27% है, और जो नॉर्मल है वो 5% है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ें हमें नहीं पता वो ज़्यादा है, जो हमें पता है वो तो बहुत ही कम है, ओनली 5%। अभी डार्क मैटर होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है, देखिए एक अच्छा, इसी के साथ में एक और चीज़ होती है ब्लैक होल। ब्लैक होल भी इससे डिफरेंट है भाई, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डार्क मैटर की, तो डार्क मैटर एक ऐसा मैटर, मतलब एक अट्रैक्टिव पुल है ये भी, ठीक है, एक अट्रैक्टिव पुल है जिसके बारे में वी डोंट नो एनीथिंग, मतलब जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डार्क, ठीक है, कि जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वी डोंट नो एनीथिंग, एंड दैट्स वाई हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, डार्क मैटर। अदरवाइज हम इसको डार्क मैटर नहीं बोलेंगे। और ये जो डार्क मैटर है ये आपने याद रखना है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी तो वो है, वो एनर्जी जो यूनिवर्स को एक्सपेंड करती जा रही है, मतलब वो एनर्जी जो हमने सोचा था कभी बंद हो जाएगी, लेकिन वो बंद हो नहीं रही, और हमें पता नहीं सोर्स क्या है उस चीज़ का, और वो यूनिवर्स को एक्सपेंड करते जा रही है, हम उसको बोलते हैं डार्क एनर्जी। डार्क मैटर है जो वो मैटर जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता ही नहीं है, वो वाली चीज़, और नॉर्मल मैटर जिसके बारे में हमें पता है। और ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल में होता क्या है, ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसकी मैटर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की, स्टार की जो मैटर डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, मैटर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने से वो कोलैप्स हो जाता है, और अपने आप ही कोलैप्स होने से जो सारी वो चीज़ें हैं, हर एक चीज़ है वो अपने आप ही खाना स्टार्ट कर देता है। इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द ब्लैक होल, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब डार्क मैटर के चलते हुए वो बोलते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने देखा कि जिसका नाम है लक्स ज़ेपलिन, ठीक है। तो एज ऑफ टुडे द मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड इज लक्स ज़ेपलिन इन द साउथ डाकोटा इन द US, ठीक है। मैं आपको बता दूं इन दोनों, इसके साथ में एक और एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है डार्क मैटर को देखने के लिए, वो है पांडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपने याद रखनी है। पांडा XXT ये चल रहा है चाइना में, जो कि डार्क मैटर को देख रहा है। एक आपने याद रखना है जेनोन 1T एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है, जो कि कहाँ पे चल रहा है, ये चल रहा है आई थिंक सो इटली में, ठीक है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट आपने याद रखने हैं। और डार्क मैटर क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी क्या, डार्क एनर्जी, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको बंद करने के लिए किस तरह से CCPA ने गाइडलाइंस बनाई है। तो जो लेवाई करते थे सर्विस चार्ज, होटल्स वाले या रेस्टोरेंट वाले, वो अब नहीं कर सकते, यू कैन कंप्लेंट। अभी इसी के अंडर पहले CCPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो CPA 2019 का, उसके अंडर CCPA बनाई गई थी, कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन, कंज्यूमर जो कोर्ट है, मतलब जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो बनाएगी CCPA। और इसमें होता क्या है कि जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस वॉलेट कर रहा है, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, उसको पकड़ने के लिए। अब सर्विस चार्ज होता क्या है, आपने देखा होगा कि मेन्यू कार्ड रहता है, उसमें GST इंक्लूडिंग या फिर GST एक्सक्लूडिंग चीज़ें लिखी रहती हैं, और
उसकी जो वो प्राइस है उस प्राइस के ऊपर अगर आप कोई चार्ज लगा रहे हो, अदर चार्ज वहाँ पे लिखा रहता है, तो वो क्या हो गया सर्विस चार्ज, जो कि अलाउड नहीं है। अगर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ऐसा काम करता है देन यू कैन कॉन्टेक्ट दी CCPA, ठीक है जी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो, वो आप उसको क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। अब इसमें ये ऑप्शनल है, अगर आप बिना पूछे किसी भी बंदे से सर्विस चार्ज ले रहे हो और उसको नहीं पता, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपके लिए इन द सेंस अगर आप रेस्टोरेंट या फिर होटल हो। तो अगर आप बंदे को पूछ रहे हो तो भाई हमारा इतना सर्विस चार्ज है जी इस चीज़ का, तो हम आपको लगा दें, तो वो बनता है। लेकिन अगर आप बिना पूछे लगाओगे तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो छोटी सी चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा। सो न्यू गाइडलाइंस में यही बोला गया कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन भी निकाल दी गई है कि अगर अननेसेसरी कोई इस तरह से पंगे डालता है तो आप कॉल कर सकते हैं। और ये कितना नंबर है 1915, ठीक है, 1915 ये जो चीज़ है वो यहाँ पे है। और आप अपनी जो कंप्लेंट है ए दाखिल, ठीक है, ई दाखिल है जो eDakhil.nic.in जो इफेक्टिव रीट्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया गया है, वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखने को दिखाई देती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है आज की वो है रिगार्डिंग कि जो अग्निपथ स्कीम है उसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट ही लॉन्च करना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट राजे क्या होता है, पहले आप लॉन्च करके देख लो, अगर तो सही जा रहा है फिर तो ठीक है, अगर प्रॉब्लमेटिक है तो फिर उसको रहने देंगे, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना जी, हम तो पहले ही सारा का सारा लॉन्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ है दिस इज रिगार्डिंग कि नेशनल जो एम्बलम है वो जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है उसके बिल्कुल ऊपर वहाँ पे बनाया जा रहा है। ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ये 9500 kg का, और इसको सपोर्ट करने के स्टील स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि 6500 kg का है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनवील किया है, ठीक है। और यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे आई है, जिसमें ओवैसी है जो क्या होना है ये साउदीन ओवैसी, ये AIM प्रेसिडेंट है बंदा। तो उन्होंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेट पावर ऑफ पार्लियामेंट उसके खिलाफ है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये पार्लियामेंट को क्या कर रही है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई रिप्रेजेंट कर रही है जी। तो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट या फिर लोकसभा को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पीकर होता है, तो स्पीकर को करना चाहिए था, मिस्टर मोदी क्यों है, ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ अगर हम और बात करते हैं नेशनल एम्बलम के बारे में, देखिए जो नेशनल एम्बलम है उसमें 4 लाइंस आपको दिख रहे होंगे, है ना, बैक टू बैक। और इसमें ये जो अडेप्टेशन है ये सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका नियर वाराणसी उत्तर प्रदेश से ली गई। ये कार्व्ड होता है आउट ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ पॉलिश्ड सैंडस्टोन। द कैपिटल इज क्राउंड बाय द व्हील ऑफ लॉ धर्मचक्र, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करें धर्मचक्र, ये आपको दिख रहे होंगे। और इसके बाद में ये बात करें जो 4 लाइन ये हैं ये क्या सिंबलाइज करते हैं। पहली चीज़ करेज, नंबर 1, नंबर 2 कॉन्फिडेंस, ठीक है। और इस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो करते हैं। फिर ये जो ओबेस्कस है ये ग्राइडेंट होता है, 4 स्मॉलर एनिमल्स भी इस पे बने रहते हैं। लाइन नॉर्थ की साइड पे, एलिफेंट ईस्ट वाली साइड पे, बुल वेस्ट वाली साइड पे और हॉर्स साउथ वाली साइड पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। 14 कैंडिडेट स्कोर 100 इन JEE में। मैं मतलब वैसे ही इसको मैंने टिक कर दिया, उसका रीज़न क्या था, कंपटीशन। मैं सिर्फ कंपटीशन की यहाँ पे बात करना चाहता था। तो एक अच्छे वे से प्रिपरेशन अगर चल रही है आपकी तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज कंपटीशन आपके सामने है तो आप सोचोगे ये तो UPSC का तो नहीं है, लेकिन UPSC में भी सेम ही यार कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है ना। तो उसमें आपका मतलब अभी जो बच्चे अगली बार के लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो उनके लिए यही इन्फॉर्मेशन है। अपना जो अपने क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शनल हो गया, कुछ और चीज़ें हो गई, आंसर राइटिंग हुई, इसकी यार प्रैक्टिस करो एक अच्छे वे से। अभी टाइम है। डू नॉट फोकस ओनली ऑन द प्रीलिम्स, फोकस करना है लेकिन नॉट ओनली ऑन द प्रीलिम्स, फोकस ऑन दी आंसर राइटिंग, फोकस ऑन दी ऑप्शनल, मेंस, इस पे भी यार साथ में फोकस करो। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक रिपोर्ट आई UN की। UN ने बोला जो इंडिया है वो चाइना को बीट कर देगा। कहते किस में, कहते ये पॉपुलेशन बढ़ जाएगी हमारी, और कब तक, ये 2023 तक ही हम उसको सरपास कर देंगे। वो कहते बाय बाय। चलो नेक्स्ट जो न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है RBI ने एक सिस्टम सेट किया है जिसमें वो कहते हैं कि इंटरनेशनल जो ट्रेड्स हैं, अगर कोई कंट्री चाहेगी, अगर किसी का इंटरेस्ट है रुपीज़ में, तो हम रुपीज़ में इंटरनेशनल ट्रेड करनी स्टार्ट करेंगे। अब इसका कंसर्न किस चीज़ के साथ में, मतलब ये किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ पे देखिएगा ये रिलेटेड है इसके साथ में, क्योंकि जो रुपी है वो वीक हो रहा है। और वीक रुपी कब होता है, जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब डॉलर की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाए और सप्लाई है जो वो डिक्रीज़ हो जाए, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है कि जो रुपी है वो गिरता हमें दिखाई देगा। तो अगर हमारी डॉलर की डिमांड ही कम होगी, डॉलर की डिमांड हमने डिक्रीज़ कर दी और सप्लाई नॉर्मल कर दी, तो जो डॉलर की डेप्रिसिएशन है वो स्टार्ट हो जाएगी और जो रुपीज़ है वो एप्रिशिएट होना स्टार्ट हो सकता है।
और इसी वजह से अगर रुपी बहुत ही ज़्यादा गिरता जा रहा है, मतलब डेप्रिशिएट होता जा रहा है, इसी वजह से जो पेट्रोल है वो महंगा होता जाएगा। ठीक है, सारा मतलब एक स्ट्रक्चर सा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और इसी वजह से आप देखो ना कि कुछ लड़ाइयों की वजह से और कुछ चीज़ों को सस्ते लेने की वजह से हम सारा का सारा जो यहाँ पे क्रूड ऑयल है वो कहाँ से मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया से। क्योंकि रशिया पे दूसरी कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, हम बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, जो बैरल्स है वो हम कहाँ से ले लेते हैं, रशिया से ले लेते हैं। और इसी वजह से जो बैरल्स की ऑयल का इम्पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा अब इंक्रीज़ होता हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो ये कुछ न्यूज़ थी। अब हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, जो विजय माल्या ने उस पर फाइन लगा उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो फाइन लगाया गया है वो ओनली ₹2000 यहाँ पे फाइन हमें जो है पता चला कि भाई ओनली ₹2000 ही यहाँ पे जो है वो फाइन लगा है। और इसी के साथ में जो 4 मंथ की जेल का मतलब उनको बोला गया कि भाई 4 मंथ की जेल होएगी इन दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और उस बंदे ने स्कैम किया था 9000 करोड़ का, है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी सोचने के लिए मतलब मजबूर कर देती है कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और लास्टली आपका जो आंसर था, जो क्वेश्चन था आगे वाला, उसका आंसर आपका बनता है डी, मतलब आर्टिकल 51 इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये आंसर आई होप आपने पहले ही दे दिया होगा। सो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा और इस चैनल को आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू।